5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो आशंका जताई जा रही थी 15 मई को वही हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए बढ़ा दी गई। अप्रैल 2022 के बाद से ये पहली बढ़ोतरी है, पर खबर बस इतनी नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अ हार्ड रेन्स गोना फॉल अमेरिका के गीतकार बॉब डिलन का लिखा और गाया हुआ गाना है। एक बड़ा संकट आने वाला है और इस संकट की आहट 15 मई के रोज देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दी, जब पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिखने लगी और कई जगहों पर लोग परेशान नजर आए। देखिए, फैसले तो मतलब जो भी हो, रेट बढ़ा है, इसका तो बोझ तो पब्लिक पे गिरेगा ही। ये चीज देश के सरकार को चाहिए थी कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। ये त्रासदी है, त्रासदी में पब्लिक सपोर्ट करेगी, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करेगी कि घर से ही देना पड़े आदमी को। जो आम जनता है वो परेशान होगा, पैसे वाले परेशान नहीं होंगे, नेता लोग परेशान नहीं होंगे। बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल के नए दाम 90 रुपए का आंकड़ा पार कर गए हैं। आपकी स्क्रीन पर देश के दूसरे महानगरों की कीमतें भी नजर आ रही हैं। ये और भी बढ़ सकती हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि जब रूस से सस्ता तेल मिल रहा था तब तो कटौती नहीं की गई, तो अब बढ़ोतरी भी क्यों की जा रही है। फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, आज मई में है। हॉर्मुज से कोई तेल आ नहीं रहा, तेल की किल्लत है, स्टॉक्स हमारे पास है नहीं। सभी जानते हैं कि इसकी वजह से बड़ी मुश्किल आर्थिक स्थिति आएगी, हमारी आर्थिक स्थिति में बड़ी गिरावट आएगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। ये सब जानते थे, प्रधानमंत्री जी भी जानते थे, सभी जानते थे। तो ये जो तामझाम चल रहा था इलेक्शन के टाइम, ये क्यों चल रहा था? तब तो प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। जब इलेक्शन खत्म हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए, फिर प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं कि भाई ऑस्टेयर मेजर होने चाहिए। विपक्ष की तरफ से हमले हुए तो सत्ता पक्ष के लोगों ने प्राइस हाइक को जायज ठहराते हुए अपने बयान दिए। सबसे महत्वपूर्ण बयान रहा नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल का। स्वाभाविक है कि भारत के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम रेट बढ़ाया। ज्यादा बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। 10 रुपए एक्साइज में पेट्रोल डीजल पे हमने घटाया है। फर्टिलाइजर पे भी कोई कीमतें नहीं बढ़ाई है। 3,000 रुपए के खर्च के सामने किसानों को आज भी वही पुराना रेट देना पड़ता है, 300 रुपए, यानी 90% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश अनुसार केंद्र सरकार ने बोझ अपने ऊपर उठाया। वैसे इस बढ़ोतरी की आशंका 10 मई को तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण के बाद से ही जताई जा रही थी कि कुछ होने वाला है। 12 मई को देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी इस तरफ संकेत कर दिया था। सीआईआई की एनुअल बिजनेस समिट में उन्होंने कहा था कि तेल कंपनियां ज्यादा दिन तक इस बोझ को झेल नहीं पाएंगी। मंत्रियों के बयान से इतर एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि कीमतें और बढ़ सकती हैं। इंडियन एक्सप्रेस के सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिमी एशियाई युद्ध के दौरान तेल की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकारी तेल कंपनियां यानी ओएमसीज को भारी भरकम घाटा उठाना पड़ा। युद्ध से पहले कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $70 पड़ रही थी, जो अब $114 पर पहुंच गई है। आंकड़ों में बात करें तो इन कंपनियों को पेट्रोल पर 14 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 42 रुपए प्रति लीटर का घाटा हुआ है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों सरकारी तेल कंपनियों को अप्रैल से जून की तिमाही में कुल 1 लाख करोड़ रुपए का लगभग घाटा झेलना पड़ सकता है, जो उनके पिछले वित्त वर्ष के साल भर के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। ये कंपनियां हर दिन 1000 से 1200 करोड़ रुपए का घाटा उठा रही हैं। घाटा सरकार भी झेल रही है। युद्ध शुरू होने के बाद सरकार ने तेल की कीमतें स्थिर रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10 रुपए प्रति लीटर। इसकी वजह से सरकारी खजाने को प्रति महीने 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और सालाना अनुमान है 1,70,000 करोड़ रुपए का।
रिपोर्ट में एक टॉप सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि कीमतें बढ़नी ही थी। चर्चा पहले से चल रही थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे रोका गया, क्योंकि अगर तब बढ़ाते तो ये कदम नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के लिए चुनावी रूप से नुकसानदेह हो सकता था। एक और अहम बात कही गई कि ये बढ़ोतरी आखिरी नहीं है। सरकारी बैठकों में यही मंथन था कि कीमतें कब बढ़ाई जाएं और कितने चरण में बढ़ाई जाएं, क्योंकि एक साथ बढ़ाने पर शॉक फैक्टर की आशंका थी, अफरा तफरी मच सकती थी, पैनिक की आशंका थी। और जब ये कीमतें और बढ़ेंगी तो असर चारों तरफ दिखेगा। ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज की कीमतें बढ़ती हैं। माल भाड़ा बढ़ता है, खेती की लागत बढ़ती है, बस ऑटो का किराया बढ़ता है, यानी छोटी से छोटी आर्थिक गतिविधि की लागत बढ़ जाती है। यानी एक बड़ा संकट हमने हाल में देखा, जब गैस की किल्लत हुई, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को बल मिला, तब खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी, लोग अपना काम धंधा बंद करने पर मजबूर हुए, प्रवासी कामगारों की रसोइयों पर भी बोझ पड़ा। इस संकट को और समझने के लिए हमने बात की सुकल्प शर्मा से। आप मान के चलिए, जैसे अगर मैं एक ट्रकिंग लाइन चला रहा हूँ, मेरे ट्रक्स चल रहे हैं और सडनली मेरे को 3-4% ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट देना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं भी ज़्यादा चार्ज करूँगा अपने कस्टमर से उसकी भरपाई के लिए। तो इस तरह इन्फ्लेशन हमेशा इस तरह से चलती है कि एक यहाँ से आपका कहीं पे किसी एक चीज़ का दाम बढ़ा, उसके दाम बढ़ने से बाकी चीज़ों के दामों पे क्या असर पड़ता है। तो फ्यूल उसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इकोनॉमी होती है वो एक तरह से कह सकते हैं कि फ्यूल पे चलती है। तो अगर फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और हो सकता है ये भी एक कारण हो कि बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं बढ़ाए गए प्राइसेस। देखिए, 3 रुपया जो हुआ है, ये बोलने में मेरे को भी थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ये 3 रुपया तो ये शुरुआत है। क्योंकि अभी अगर आप इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे, कोई भी इकोनॉमिस्ट से, वो ये बोल रहे हैं कि ये 3 रुपया तो मतलब कम से कम 10 रुपया हाइक होना चाहिए पेट्रोल और डीजल प्राइस है। क्योंकि देखिए, ये हमारा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने खुद कहा है कि नॉर्मली सरकार तो ऐसा आंकड़ा देते नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वो रोजाना 1000 करोड़ का लॉस हो रहा है, उनका 30,000 करोड़ पर मंथ लॉस हो रहा है। तो इसके लिए तो ये प्राइस हाइक से अलावा और आप कुछ दिन रोक सकते हैं, जो सरकार ने किया है, एक्साइज ड्यूटी कर दिया, क्योंकि उसमें कंज्यूमर के ऊपर असर न पड़े। उसका कारण ये भी था, सेट इलेक्शन था, ये सब था। लेकिन अभी सरकार ने पहला कदम लिया है 3 रुपया। लेकिन मैंने जो कहा कि कम से कम 10 रुपया हाइक होने से भी हमारा जो टोटल अंडर रिकवरी जो हो रहा है, अंडर रिकवरी मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो कॉस्ट है या रेवेन्यू है उसका और सेलिंग प्राइस का क्या अंतर है। अंडर रिकवरी का आधा हम लोग भरपाई कर पाएंगे अगर 10 रुपया पर लीटर बढ़े। लेकिन ये बोलना तो इकोनॉमिस्ट के लिए आसान है, लेकिन आम जनता जो है, 10 रुपया पेट्रोल प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो वो तो बहुत ही कठिनाई होगी सबका। तो मेरे को लगता है कि अभी ये शुरुआत है, अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे, मतलब 3 रुपया बढ़ाएं, फिर 2 रुपया बढ़ाएंगे, फिर और 2 रुपया बढ़ाएंगे। इस तरह से जनता को भी थोड़ा थोड़ा, मतलब एक साथ में एक झटका लगने से थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। ये हालात तब हैं जब भारत में थोक महंगाई दर 8.3% के साथ 42 महीने के अपने सबसे उच्च स्तर पर है। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर चला गया है। अभी $1 की कीमत 96 रुपये 14 पैसे है। वजह कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना ही है, क्योंकि इसकी खरीद के लिए भारत को डॉलर खर्चने पड़ते हैं। डॉलर खर्च करने पड़ते हैं तो रुपया और कमजोर होता है, रुपया और कमजोर होता है तो महंगाई और बढ़ती है। यानी एक किस्म का लूप है। आशंका यह भी जताई जा रही कि आने वाले दिनों में रुपया 100 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। दूसरे देशों से भी इसकी एक तस्वीर देखने को मिली। युद्ध शुरू होने के 2 महीने तक भारत में भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन विदेशों में तुरंत ऐसा होने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, हर जगह ईंधन की कीमतें बढ़ी। डेटा आपकी स्क्रीन पर है। इस वजह से इन देशों में महंगाई बढ़ी। ये आंकड़ा भी आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि औसत स्तर पर यह बढ़ोतरी 2 से 5% हुई। यानी जीवन जीना
महंगा होने जा रहा है। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आने वाले संकट का आपको अंदाजा रहे, क्योंकि अगर युद्ध रुक भी जाता है तो भी निकट भविष्य में कीमतों में, महंगाई में सुधार होता नहीं दिख रहा। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। इसकी वजह है मिडिल ईस्ट की रिफाइनरीज पर हुए हमले, जिसकी वजह से तेल उत्पादन कम हुआ। आंकड़ों के मुताबिक ओपेक का तेल उत्पादन पिछले 2 दशकों के सबसे निचले स्तर पर है। ओपेक में कुल 11 देश आते हैं। मिडिल ईस्ट से ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब, इसके अलावा अफ्रीका से अल्जीरिया और नाइजीरिया समेत 6 देश। एक देश दक्षिण अफ्रीका का वेनेजुएला भी है। आंकड़ों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में हर हफ्ते करीब 10 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन कम हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर अभी युद्ध तुरंत रुकता है तो भी सुधार आते आते 2027 तक का वक्त लग सकता है। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि वो अपनी जरूरत का 88% तेल बाहर से मंगाता है और इसका 40% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के बाद भी लॉजिस्टिक और टैंकरों की कमी के कारण सप्लाई सामान्य होने में वक्त लगेगा। इसी वजह से फॉरेन रिजर्व बचाने की अपील भी की जा रही है। फॉरेन रिजर्व यानी एक इमरजेंसी गुल्लक, इसका इस्तेमाल देश की करेंसी को स्थिर रखने और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए होता है। मान लीजिए विदेश से कच्चा तेल मंगा रहे हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या फिर कोई इंपोर्टेड कार, तो इसका भुगतान रुपए में नहीं होता, अमेरिकी डॉलर में होता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे स्वीकार्य करेंसी है। इसीलिए आपने देखा सुना होगा जब डॉलर के मुकाबले किसी और करेंसी में ट्रेड करने की संभावनाओं पर विचार होता है तो अमेरिकी हुक्मरान तिल मिलाते हैं। विषयांतर हो रहा है, हम फॉरेन रिजर्व पर ही रहते हैं। हर देश की फॉरेन रिजर्व में दूसरे देशों की करेंसी और बॉन्ड्स होते हैं। इनमें से अमेरिकी डॉलर्स का हिस्सा करीब 90% तक जाता है। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा गोल्ड रिजर्व का होता है। कई देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिले फाइनेंस को भी इसमें शामिल रखते हैं। भारत के पास इस समय करीब 640 बिलियन डॉलर यानी लगभग 61 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 10 से 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। सुरक्षित आंकड़ा है, लेकिन पश्चिमी एशिया के युद्ध को देखते हुए जोखिम जताया जा रहा है इस बात का कि अगर हालात और बिगड़े तो विदेशी निवेशक और तेजी से भारतीय बाजार से बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व तेजी से गिर सकता है, क्योंकि ये निवेशक अभी सबसे भरोसेमंद इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में निवेश कर रहे हैं। इसलिए रुपया और तेजी से गिर रहा है। इनके बाहर जाने से रुपए के हालात और खराब होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरेक्स बचाने की भी अपील की। और इसी कवायद में गोल्ड का महत्व बढ़ जाता है। भारत सोने का उत्पादन नहीं करता, अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना बाहर से खरीदता है। पिछले साल सिर्फ सोना खरीदने में ही भारत ने 72 बिलियन डॉलर यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए खर्चे। भारत के लिए सोना इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व का 16% हिस्सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल लंदन में रखा अपना 168 टन सोना वापस मंगाया। मार्च 2026 तक अब रिजर्व बैंक के पास कुल 880 टन सोना हो गया है। पर भारत का असली सोना हमारे और आपके घरों में है। करीब 34.5 टन के इस सोने की कीमत 450 लाख करोड़ रुपए है। ये देश की जीडीपी से भी ज्यादा है, जो अभी 370 लाख करोड़ पर है। यानी भारतीय सोना खरीदते हैं और इस खरीद के लिए डॉलर ना खर्चने पड़े, इसलिए ही अगले 1 साल तक ना खरीदने की अपील की जा रही है। खाने वाले तेल और ईंधन बचाने की अपील भी इसी कवायद का हिस्सा है। कुल मिलाकर समस्या जियोपॉलिटिक्स की है, युद्ध की है। तो जाते जाते आप लड़ाई के समाचार भी सुनते जाइए, लेकिन गद्य में नहीं, पद्य में। हिंदी के अनूठे कवि नवीन सागर की कविता सुनते हैं। लड़ाई के समाचार दूसरे सारे समाचारों को दबा देते हैं, छा जाते हैं शांति के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए। हम अपनी उत्तेजना में मानो चाहते हैं युद्ध जारी रहे, फिर अटकलों और सरगर्मियों का दौर जिसमें फिर युद्ध छिड़ने की गुंजाइश दिखती है। युद्ध रोमांचित करता है, ध्वस्त आबादियों के चित्र देखने का ढंग बाद में शर्मिंदा करता है। अकेले में कैसे हम बचे रहते हैं और हमारा विश्वास बचा रहता है कि हम बचे रहेंगे। पर याद रखिए, दुनिया में कहीं भी बम गिरेगा तो हम पर भी असर पड़ेगा। ये बात सिर्फ अमेज़न के जंगल में तितली के फड़फड़ाने पर लागू नहीं होती है, व्यापक है। तो अगली दफा जब आप एक साइड चुनें, दूसरी साइड की तबाहियों पर तालियां पीटें, तो याद रखें कि इन तालियों के शोर में हमारी और आपकी जेब में सुराख भी हो रहा है, तपिश हम तक पहुंच रही है। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।